आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष इस वक्त सीधे हैदराबाद से हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ललकारा है आपके हैदराबाद में पहुंचकर, कह रहे हैं अगला मेयर बीजेपी का ही होगा हैदराबाद शहर में। 4 तारीख को मैडम आप बुला लीजिए हमको, हम आ जाएंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी होते हैं, तो वो ख्वाब देख सकते हैं मगर रियलिटी कुछ और है। और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। हमको नहीं लगता कि बीजेपी जो इस तरह की बातें कर रही हैं इसमें कोई दम है। ये है कि जरूर अब देश के गृह मंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कोई मिनिस्टर आता है तो जाहिर है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उनको कवरेज दे, मगर जमीन पे जो हालात हैं हम देख रहे हैं ये ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हैं। आप चाहे तो सर बिहार में चुनाव लड़े, आप चाहे पश्चिम बंगाल में लड़े, और ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री आ जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? वो भी चाहते हैं कि ओवैसी को ललकारें उसी हैदराबाद में जिसकी शह पर आप अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहे हैं। मैडम आपको मैं गुजारिश करूंगा कि सवाल दोबारा पूछिए, आपके पूरा सवाल कट गया, सुनाई नहीं दिया, दोबारा पूछिए प्लीज। मेरा सवाल आपसे यह था सर कि आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में 5 सीटें आपने जीत ली है, पश्चिम बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे पूरे देश में लड़ सकते हैं, वो भी तो हैदराबाद किसी की बपौती थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद में आएंगे, अच्छा है ना, ओवैसी को वहां पर ललकार रहे हैं जो आपका गढ़ है, किसमें कितनी ताकत है पता चल जाएगा। ओवैसी जी नहीं, मैं देखिए, मैं कभी किसी का मुखालिफत नहीं किया कि कोई लड़े ना लड़े। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग लड़े, तो डेमोक्रेसी है, मैं कैसा बोलूंगा किसी को ना लड़े। बिल्कुल हर डेमोक्रेसी में हर एक को इलेक्शन लड़ने का राइट है, मगर जब इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हैदराबाद में जो पुराना शहर का इलाका है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वहां पर रोहिंग्या है, वहां पर पाकिस्तानी है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की पहली सरकार है जो भारत के किसी एक इलाके में बसने वाले लोगों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या और अफगानी कह रही है। तो ये तो पूरे उस पुराने शहर की आवाम की तौहीन है कि देश आप चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कितने पाकिस्तानी हैं, कितने अफगानी हैं, कितने रोहिंग्या, और आप सबको बदनाम कर रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हैं, आपका एमओएस होम सिकंदराबाद का एमपी है, अगर है तो आप बता दीजिए, नंबर दे दीजिए। आप वो भी नहीं देते, मगर बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी में कि आप एक इलाके को कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी है, वहां पर हिंदू भी रहते, मुसलमान रहते, दलित रहते, बंगाली रहते, सिख भाई रहते, अमन से रह रहे हैं, पिछले 6.5 साल से कर्फ्यू छोड़िए, कोई टेंशन नहीं हुआ, और एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए आप पूरे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी को मिल जाएगा 1 दिसंबर के दिन। आप भी तो जमकर ललकारते हैं ना सर, आपने कहा कि आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का आप नाम नहीं बदल पाएंगे। देखिए मैडम, एक उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है, एज अ स्टेट रैंक कितना है, और तेलंगाना स्टेट का रैंक टॉप 5 में 3rd नंबर पे तेलंगाना था, आपका तो 25 नंबर पे आता। आप अपनी स्टेट की फिक्र करिए ना। आप हैदराबाद को आकर कह रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं भाई आपने तो हाथरस में एक दलित परिवार के पीड़ित बच्ची के माँ बाप को तक अंतिम संस्कार में आने की इजाजत नहीं दी। आप तो वहां ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं और आप आकर हैदराबाद का नाम तब्दील कर देंगे। इनको भाई बीजेपी, देखिए मैडम, बीजेपी को हम चैलेंज किए हैं इलेक्शन में, हमको एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने पैसा देकर हैदराबाद में फ्लाईओवर, वाटर लाइन, वाटर रिजर्वायर, सीवरेज लाइन, आप बताइए ना भाई। सैलाब आया, 100 साल के बाद इतना बारिश हुआ, आपने कर्नाटका को पैसे दिए, यहां पर नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया यहां पर? आप यहां पर आकर असदुद्दीन ओवैसी जीना है,
पुराना शहर रोहिंग्या पाकिस्तानी है, 30,000 नाम रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। तो ये सब आप गिलाजत और अनाप शनाप आप बक रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ये काम होना था, ये काम करना है। ये तमाम चीज आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। ललकारिए जरूर, मगर ललकारने का तरीका यह नहीं है कि आप पुराने शहर की, तेलंगाना की, हैदराबाद की जनता को उनकी तौहीन करेंगे। लेकिन धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द तो आप भी चुनाव, आपका एक कोट पढ़ती हूं जो आपने डाला है, हम जीएचएमसी इलेक्शंस में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शहर हमारा, लोग हमारे, हम आपके और आप भी हमारे। रिलीजियस आइडेंटिटी पर तो आप भी खेलते हैं ना सर, ये किसको नहीं पता है। मैडम, अगर मैं कह रहा हूं कि शहर मेरा है, शहर आपका है, शहर हमारा है, और अगर अंजना ओम कश्यप भी हैदराबाद में रहती तो मैं उनको कहता कि ये भी आपका शहर है। हैदराबाद में एक मशहूर कहावत है मैडम कि जो गंडी पेट का पानी पिया वो हैदराबाद का हो गया, यानी जो पानी पिया हैदराबाद का हो जाता है। इसमें मजहब कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूं कि शहर हमारा है, शहर आपका है, शहर सबका है। ये इसके जर्रे जर्रे से हमारी पहचान है, इसके चबूतरों पर हमारी पहचान है, ये मैंने कहा। तो हैदराबाद सबका है ना, हैदराबाद एक्सक्लूसिवली मेरा कहां हो गया? हैदराबाद उन सबका है। ये तो यहां पर जो प्लूरलिज्म डाइवर्सिटी है शायद ही किसी भारत के किसी शहर में होगी। यहां पर आपको राजस्थानी मिल जाएगा, बंगाली मिल। जी जी पूछिए मैडम, पूछिए। भाग्य लक्ष्मी मंदिर से आज गृह मंत्री ने शुरुआत की है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर से उन्होंने शुरुआत की है और फिर रोड शो किया है, टोन सेट कर दिया है बीजेपी ने। हाँ नहीं, वो तो अरे जा सकते ना मंदिर को, मैं क्या रोक रहा हूं किसी को मंदिर ना जाए? बराबर जाए मंदिर। यही तो हैदराबाद की खूबसूरती है कि मंदिर में घंटे भी बजेंगे, मस्जिद से अज़ाएं भी आएंगी, गिरजा सिख के गुरुद्वारों से गुरबानी की आवाज आएगी, ईसाइयों के गिरजा घर से आवाज आएगी। यही तो हैदराबाद की खूबसूरती है। कौन किसको एतराज है? कौन एतराज कर रहा है किसी के मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर? जाइए बराबर, कौन रोक रहा है आपको? जाइए ना, जब बराबर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे आप? उन्होंने यह भी कहा है कि नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे। सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं, आपने हैदराबाद को समझा ही नहीं। अगर हैदराबाद को समझते तो आप यहां की तहजीब तमद्दुन के कायल होते, यहां की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते, चाहे वो तेलुगु हो या उर्दू हो। आप कुछ जानते नहीं है, आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है जिसमें एक के बाद एक पूरी कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का, बॉम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू द चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित
बंगाली मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोल रहे सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निविदेश वो कानून है, जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना जब आप करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है, वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाऊं, आंख का अंधा हो जाऊं। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं हो जाएगी। इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है, और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि संविधान के खिलाफ है। अब जैसा एग्रीकल्चर लॉज है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने गलत उसको लेजिस्लेट कर दिया, कैसे उसको मानेंगे कोई भी? आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूं, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, वो उनका, आप देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर। वहां जरूर मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। अरे कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग। पुराने हैदराबाद पर जरा आते हैं, क्योंकि वहां पर आपने बताया कैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, आपको जिन्ना भी कहा जा रहा है। एक छवि आपकी ऐसी बनाई जाए जिससे फिर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए आसान हो जाए। क्या उस बड़े चेस बोर्ड पर एक मोहरे की तरह आपकी छवि को इस्तेमाल करती है बीजेपी? मैडम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे इतने चाहने वाले हो गए हैं कि मैं तो एक लैला बना हुआ हूं और मेरे पूरे चाहने वाले मेरे मजनू बने हुए हैं। कांग्रेस मुझसे मोहब्बत करने लगी है, बीजेपी करने लगी है, टीआरएस करने लगी है। अरे इतने मेरे दीवाने हो चुके हैं कि सब मुझे घेर लिए हैं और हर कोई चाहता है कि मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाए। ये तो अजीब मामला है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, पोल्यूशन की बात करिए, ट्रैफिक के कंजेशन को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करिए। जो हालिया दिनों में सैलाब आया वो दोबारा ना आए,
उस पर बात करिए, मगर पूरे के पूरे असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में इतना दीवाने हो चुके हैं कि मुझे लैला बनाए और तमाम के तमाम मेरे मजनू बने हुए, तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में। चलिए, एक और विषय है जो फेवरेट है उनका, वो भी आज बोला है। वो 10-20 सेकंड में आपको सुनाती हूँ, फिर इस पर जवाब लूंगी आपसे ओवैसी साहब। अमित शाह ने आज रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी हैदराबाद में उठाया, ये सुनिएगा, फिर इस पर सवाल होगा। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आज अमित शाह ने जो कहा है, मैं देखिए सीधा वो आपको बताना चाहती हूं। अमित शाह ने कहा है ओवैसी लिख कर दे, हम रोहिंग्या बांग्लादेशी हटा देंगे। जब हम एक्शन लेते हैं तो संसद में ओवैसी के आंसू निकलने लगते हैं। अमित शाह इस देश के पहले होम मिनिस्टर हैं जो एक एमपी से कह रहे हैं कि मुझे लिख कर दो कि हैदराबाद में इलीगल पाकिस्तानी रोहिंग्या है, तभी मैं कोई एक्शन लूंगा। आपको, अमित शाह को मेरी परमिशन की जरूरत है क्या मैडम? देश का गृह मंत्री मैं हूं क्या? अरे क्या मजाक कर रहे अमित शाह, यानी एमपी लिख कर दे आपको, ये आपका काम है ना। कह रहे हैं कि जब वो एक्शन लेते हैं तो आप रोने लगते हैं, संसद में आंसू रोने लगते हैं। मैडम सुनिए, ये तो वही अमित शाह की जबान है कि 40 लाख दीमक हैं आसाम में। कहां निकले 40 लाख मैडम? ये पहला होम मिनिस्टर है जो एमपी से कह रहा मुझे लिख कर दो बेटा, गलती हो रही है तो लिख कर दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं जनाब? आप तो देश के होम मिनिस्टर है ना, आपको नहीं मालूम? अगर आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के, ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैंने तो नहीं कहा। मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है। आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। हटाया जाए तो आपको कोई दिक्कत आप मुझसे नहीं है ना? परमिशन लेंगे? ओवैसी जी, वहां से रोहिंग्या मुसलमानों को अगर वहां से हटाया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सुनना चाह रहे हैं वो। हाँ देखिए मैडम, देश के गृह मंत्री वो हैं, देश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिकंदराबाद के एमपी हैं। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो 1 घंटे के अंदर आज तक पर अंजना ओम कश्यप को भिजा दीजिए कि इतने पाकिस्तानी हैं जो इलीगल स्टे कर रहे हैं, इतने रोहिंग्या हैं जिनको यूएनएचसीआर का कार्ड नहीं है, इतने अफगानी इलीगल स्टे कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अमित शाह साहब से, प्लीज आपको दे दीजिए ना, अंजना ओम कश्यप को डाल दीजिए। अंजना ओम कश्यप ब्रेकिंग न्यूज बोल के चला देगी आज तक पर कि देखिए अमित शाह ने जो कहा था कर दिया। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ हवाई फायरिंग करते डराने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए। और ये अजीब होम मिनिस्टर है, ओवैसी जी लिख कर दे। अरे आप क्यों है गृह मंत्री फिर? ये पहला होम मिनिस्टर जो कह रहा है कि आप मुझे लिख, आपकी तरफ से कहा गया, आपके पार्टी का प्रेसिडेंट यनाब शनाब बक रहा था हैदराबाद के माहौल को खराब करने के लिए, और अमित शाह ने अपने ही पार्टी प्रेसिडेंट को झूठा कह दिया ये बात कहकर। आज लेकिन उन्होंने एक और बात कही है, वो तो हवाई फायरिंग नहीं थी, आपके इतिहास पर फायरिंग थी। नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय का समर्थन करने वाले लोग कौन थे? देखिए मैडम, जो हैदराबाद की तारीख का हिस्सा है वो हिस्सा मुझसे ताल्लुक नहीं रखता। मैंने बार बार कहा कि मेरी पार्टी जो कासिम रजवी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी अब्दुल वाहिद ओवैसी की पार्टी है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार हैं भारत के वो आज आपके सामने बैठकर
आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिसको भारत के संविधान पर अटूट भरोसा था, है और रहेगा। और सुबह क़यामत तक हम यहां पर भारत में रहेंगे, आजादी के मुजाहिदीन के जानशीन बनकर रहेंगे। तारीख में अगर आप जाएंगे तो सावरकर ने भी अंग्रेजों से माफी का खत लिखा था, और मेरे बुजुर्गों ने, जो अल्लामा फजल खैराबादी है, उन्होंने कहा कि हम फांसी की फंदे पर चले जाएंगे मगर अंग्रेजों से माफी नहीं चाहेंगे। ये तारीख का हिस्सा भी है। लेकिन अब तो हर मुद्दे पर यह सवाल पूछा जाएगा, आपको हमेशा लकीर की उस तरफ दिखाया जाएगा। देखिए, ये नया वक्त है ओवैसी साहब, और आप भी समझ रहे होंगे। एक तरफ राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर से प्रचार है, चाहे वो लव जिहाद का कानून है जो राज्यों में आ रहा है, और दूसरी छोर पर आप खड़े हैं जहां से आप ये कह रहे हैं कि नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी लेकिन हम हैदराबाद का नाम नहीं बदलने देंगे। ये वो दो धुरी है राजनीति की हिंदुस्तान में आज, जो दोनों एक दूसरे को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू फीड इनटू ईच अदर। आप एक दूसरे का एक जबरदस्त रिश्ता है, जिसकी वजह से कांग्रेस आपको कहती है वही पुरानी वाली बात, वो टीम वाली, टीम बी, टीम ए, ये सब है आप। लेकिन ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान की राजनीति आज ऐसी जगह पर खड़ी है जिसमें एक छोर पर अगर वो है तो दूसरे छोर पर आप हैं, और आप दूसरे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा बनाते हैं। मैडम, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं कि समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, ना मिलेंगे। अब मेरा हाल ऐसा है कि हैदराबादी लिंगों में कहते हैं कि मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है, तो वो मेरा हाल करके रख दिए हैं। तो भाई इधर से कांग्रेस बोलती है, उधर से बीजेपी बोलती है, बोला जाए भाई, बहुत अच्छा है। आप मेरी और मेरी पार्टी को पॉपुलर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। बीजेपी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें मेरा चेहरा लगाती है। लोगों ने देखकर कहा कि हाँ देखो, अच्छा चेहरा है, देखने के काबिल है, कोई इतराज नहीं, करिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। मगर देश में बीजेपी का अपोजिशन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बीजेपी फैसिज्म को प्रमोट कर रही है, बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर अमल कर रही है, बीजेपी मेजॉरिटियन पॉलिटिक्स पर चल रही है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो मैडम, अहमद भाई के इंतकाल के बाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कांग्रेस का शीराजा बिखर जाएगा। जिस तरह सल्तनत मुगलिया में रशीद खिदवाई जर्नलिस्ट ने लिखा कि निजामुल मुल्क ने जैसा मुगलों का साथ छोड़ा, मुगलों की साख बिखर गई, वैसे ही कांग्रेस का हाल होने वाला है। अभी देखना आप। एक गुजारिश आपसे करूं सर, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं जो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया उसके खिलाफ हूं, गरीब की जोरू। कोई नहीं कहता कि जो गरीब है वो सबका पति बन जाएगा। ये मतलब महिलाओं को इस तरह की परिस्थिति में दिखाना, मैं इसके पर्सनली थोड़ा खिलाफ हूं। तो मुझे लगता है ऐसे मुहावरे से आप जैसे लोगों को कम से कम बचना चाहिए। आपको पूरा इख्तियार है, आप मुझसे इख्तलाफ रखिए। मैं किसी की तौहीन में नहीं बोला हूं, वो एक कहावत है, और आपको इख्तलाफ करने का पूरा इख्तियार है। मैडम, मैं आपकी इज्जत करता हूं, बिल्कुल इख्तलाफ करिए मुझसे आप। मैं बिल्कुल आपका एहतराम करता हूं, बिल्कुल करिए। जी, इसीलिए मुझे लगा मैं बोलूं। लेकिन चलिए, अब तो सर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और फिर 4 को काउंटिंग होगी, सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन हाई सस्पेंस अगर कोई इलेक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर है, मुझे तो लगता है बिहार से भी ज्यादा यहां पर घमासान हो गया है, वो है हैदराबाद शहर में। और चलते चलते एक बार जल्दी से आपको बस ये जो उनका जीत का दावा है उस पर एक आखिरी चुनौती आपकी तरफ से क्या होगी, क्योंकि आज प्रचार भी खत्म हो चुका है, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है, और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। इस पर आपका जवाब जल्दी से, आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। मेयर इस बार बीजेपी का बनेगा या अमित शाह का हुंकार है? मैडम, जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
बीजेपी बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार है। एक दुब्बाक का बाई इलेक्शन जीतकर जहां पर टीआरएस ने और कॉन्फिडेंस से और हाइप किया, इसीलिए वजह से उनको शिकस्त हुई। मगर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना खुशफहमी का शिकार हो रही है। अभी बहुत सा टाइम है और बीजेपी को हाल हकीकत मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, जो हमारे साथ आज तक पर आए, जिनका कहना है कि गलतफहमियां पाल रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। 4 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो सभी होश में आ जाएंगे। जिन्ना से लेकर जिस तरह से उन पर प्रहार हुआ है, उन सब मुद्दों को उठाते हुए